डॉक्टर मधु शुक्ला जी इस संगोष्ठी में भाग ले गए समस्त अतिथिगण, विद्वज्जन एवं प्रतिभागीगण। यह अत्यंत स्वागत योग्य है कि भारतीय रंगमंच में संगीत और इसमें परंपरा और प्रयोग पर यह आयोजन हो रहा है। भारतीय संगीत बहुत व्यापक है, वह अत्यंत प्राचीन है, वह नया है। ऐसा ही नाट्य भी अत्यंत प्राचीन है और अत्यंत आधुनिक भी है। मैं अपने को सीमित रखूंगा भारतीय पारंपरिक रंगमंच में संगीत, परंपरा और प्रयोग। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब ब्रिटिश सेना यहाँ आ गई तो और ब्रितानी सेना ने भारत पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया, तो उसकी सेना मुंबई में आ गई। मुंबई में उसके लिए रहने की व्यवस्था हुई। तब उनके मनोरंजन के लिए ब्रितानी नाटक यहाँ आया और ब्रितानी नाटकों में शेक्सपियर के नाटक किए जाने लगे, अन्य नाटक किए जाने। तो पहली बार यहाँ पर जो रंगतद्वारी रंगमंच है वो यहाँ आया। उसे रंगतद्वारी रंगमंच को देखकर उसी का आधार लेकर महाराष्ट्र में, मद्रास में और कलकत्ता में जिस नए नाटक का ब्रितानी नाटक के आदर्श पर विकास हुआ वो आधुनिक रंगमंच है। उसमें क्या संगीत है इस पर बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं है। लेकिन क्या तब तक भारत में नाटक ही नहीं था? क्या नाटक हो ही नहीं रहे थे? इसके विपरीत सारे देश में, हर अंचल में, हर प्रदेश में उसकी अपनी नाट्य शैलियाँ थीं और नाट्य शैलियों का, प्रत्येक नाट्य शैली का अपना अपना संगीत था। इन पारंपरिक रंग शैलियों का संगीत, इसका मूल नाट्यशास्त्र में था, है और आगे भी रहने की संभावना है। उस नाट्यशास्त्र में जो संगीत है पारंपरिक रंगमंच का, उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो संस्कृत रंगमंच की जो एकमात्र बची हुई शैली है केरल की कुडियाट्टम, उसमें जो संगीत है एक वो प्रकार है। दूसरा शेष जो एकमात्र वही शैली है पारंपरिक, अन्य शैली संस्कृत रंगमंच की नहीं बची है। इसलिए पारंपरिक प्राचीनतम शैली का उदाहरण हमारे पास यही है, कुडियाट्टम है। और अन्य नवीनतम और मध्यकालीन संगीत का उदाहरण हमको बीच में मिलता है, जिसकी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, और मिलता है फिर मध्यकाल से। ये जो नाट्यशास्त्र है इसमें नाट्य के विषय में जितना कुछ भी हम सोच सकते हैं सब उसमें विद्यमान है। लेकिन उसमें संगीत के ऊपर रामकृष्ण कवि का जो नाट्यशास्त्र का संस्करण है उसके 28वें अध्याय से लगातार 5-6 अध्यायों तक केवल संगीत पर ही बात हुई है। यह संगीत जो नाट्यशास्त्र में आया है, फिर वह संगीत एक और जो हमको दिखाई पड़ता है वे नाट्य रूप जिनका हमको उल्लेख मिलता है, और दूसरा जो नाट्यशास्त्र में है। नाट्यशास्त्र में जो संगीत है उसको हम दो भागों में समझ सकते हैं, गांधर्व और गान।
नाट्यशास्त्र में संगीत के निरूपण का आरंभ गांधर्व से होता है। गांधर्व का अर्थ है वह संगीत जिसका उद्देश्य पारमार्थिक फल की प्राप्ति हो, आध्यात्मिक फल की प्राप्ति हो। उसके अलावा और हो जाए तो ठीक है। और उस भारतीय रंगमंच और उसमें प्रयुक्त होने वाला संगीत वेदों तक जाता है। वेदों में नाट्य के विवरण हैं और कोई भी नाट्य बिना संगीत के नहीं है। वस्तुतः भारतीय नाट्य और संगीत एक दूसरे के पर्याय हैं। संसार के सभी नाटकों में संगीत है, लेकिन भारतीय नाट्यों में जैसे वो अनुस्यूत है, जैसे लय, ताल, स्वर, ये उसमें अनुस्यूत है। नाट्य में जिस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया जाए, इसको नाट्यशास्त्र ने अच्छी तरह से विस्तृत विवरण दिया है। दो प्रकार से इसको रखा है। एक नाट्य, एक संगीत गांधर्व कहलाता है और दूसरा संगीत गान कहलाता है। गांधर्व पारमार्थिक है, उसका लक्ष्य आध्यात्मिक है। पूर्व रंग में वह प्रयुक्त होता है, जो प्रयुक्ता रंगकर्मी स्वयं प्रार्थना करता है, उसमें प्रयुक्त होता है वो गांधर्व है। लेकिन जो नाट्य में है वो गान कहलाता है। गान से केवल गान मतलब नहीं है, गान में सभी आ जाते हैं, वो आतोद्य माने वाद्य, और इसके साथ साथ आतोद्य का चतुर्विध आतोद्य आ जाते हैं। और ध्रुवा का उसमें होता है, प्रयोग होता है। तो प्रत्येक वह परंपरा जो संगीत में, नाट्य में संगीत को अनुसूत मानती है, वह निरंतर चली आई। कालिदास के विक्रमोर्वशीय में जो ध्रुवाओं का प्रयोग है वो वस्तुतः नाट्य संगीत का उदाहरण है। इतना समृद्ध संदर्भ आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसी प्रकार हर्ष के रत्नावली का 9वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रयोग हुआ। उसका विस्तार से विवरण कुट्टनिमित्तम नामक ग्रंथ में है। कुट्टनिमित्तम उसको देता है दामोदर गुप्त की रचना है। वो वही है जो अपने परिवर्तन के साथ आता है, जो कालिदास के यहाँ, और वो निरंतर लगता रहा है। वह संगीत समस्त भारतीय पारंपरिक लोक नाट्यों में आया है। पारंपरिक लोक नाट्यों में वो सुरक्षित है। उसके दो उदाहरण, एक उत्तर से एक दक्षिण से हमें देखना चाहिए। उत्तर का अंकिया नाट है और दक्षिण का कुटियाट्टम है। किस प्रकार कोई भी पारंपरिक ऐसा नाट्य रूप नहीं है जिसका अपना स्वतंत्र घन वाद्य और अवनद्य वाद्य नहीं हो। अवनद्य वाद्य के बिना उसका कोई न कोई मृदंग होगा, उसका ध्यान होगा, उसका खोल होगा, ढोल होगी, कुछ न कुछ होगा। तो इसीलिए वह संगीत पूरी तरह से उसमें अनुस्यूत है और उस अनुस्यूत संगीत को हम देखते हैं। इसी प्रकार यह जो यहाँ तक कि जितने भी आवश्यक पक्ष हैं संगीत के, उनके लय विधान से लेकर, छंदो विधान से लेकर, उनके शास्त्रीय पक्ष से लेकर, उनके प्रयोगात्मक पक्ष को लेकर सबका विस्तृत विवरण नाट्यशास्त्र में है। और उसका एक तरफ तो कुटियाट्टम में सुरक्षित है। कुटियाट्टम में जो उनका अपना तालवाद्य है वो अद्भुत है, उसको आप देखिए। उसी प्रकार उत्तर में जो अंकिया नाट है उसमें सुरक्षित है, उसको देखिए। अब वही दो प्रकार की नाट्य शैलियाँ, एक तो मंदिर में वितरित थी जैसे कुटियाट्टम है, जैसे
रास है, रामलीला है, असंख्या नाट है। उसी प्रकार जो देव मंदिर के बाहर प्रचलित, जैसे उनके जात में नौटंकी है, ख्याल है, शाम है, नाच है, नाचा है, तमाशा है, इस भवाई भवाई है, ये सब के सब जैसे सबका अपना संगीत है, किसी का एक का संगीत नहीं, क्योंकि वो संगीत अनुसूत है, उसको ऊपर से आरोपित नहीं किया गया है। संगीत कहीं बनाया गया, उसके ऊपर चस्पा कर दिया गया, चस्पा नहीं किया, तो है ही है। उसी के अनुसार गति होगी, उसी के साथ चलना होगा, उसी के साथ नाचना होगा, उसी के साथ मूवमेंट होगा, उसी के साथ प्रवेश होगा, उसी के साथ निर्गम होगा। जब भाव अत्यंत भाव हो, तब उसकी जब अपने शिखर पर पहुंच जाए, तब बदलने के लिए भी जो प्रयोग होगा संगीत, वो ध्रुवा है। तो प्रावेशिकी, नैष्क्रामिकी, प्रासादिकी आदि पंचविध ध्रुवाएँ ध्रुवाध्याय में वर्णित हैं। ध्रुवाएँ कैसे लिखी जाएँ, कैसे उनकी रचना की जाए, कहाँ पर कौन से प्रतीक विधानों को लेकर ध्रुवाओं का प्रयोग किया जाए, बड़ा विस्तृत इस पर विचार है। नाट्यशास्त्र के 28वें, 29वें, 30वें, 31वें, 32वें, 33वें, 34वें अध्याय तक सब नाट्य संगीत ही है। इस विस्तृत विषय की चर्चा 2, 4, 5 और 10 मिनट में नहीं की जा सकती। महान इतना बड़ा देश भारतवर्ष, उसमें चली आई अविच्छिन्न नाट्य परंपरा हजारों वर्षों की, और उसमें अनुसूत संगीत कितना वो बदला है और कितना सुरक्षित है, कितनी इसमें नवीनता आई है, उस सबको समझने के लिए सबसे पहले उस पर बातचीत बहुत हो चुकी, उसके प्रयोगों को पहले सुरक्षित किया जाए और प्रयोग के ऊपर इसको दिखाया जाए। ये जितनी शैलियाँ हैं, जितने नाट्य रूप हैं, उनके प्रयोग का दस्तावेजीकरण होना चाहिए, दृश्य और श्रव्य, दृश्य श्रव्य दोनों, ताकि ये आज इनका स्वरूप क्या है इसका पता चले, और 20 वर्ष बाद फिर इसको हम देखना चाहें तो देख सकें, कर सकें। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन नाट्य रूपों को, संगीत का गहरा अध्ययन, उसके लिए नाट्यशास्त्र और उस पर अभिनव को प्रतिपादकी अभिनव भारती जैसी महती टीका विद्यमान है, इन दोनों का अनुशीलन करते हुए फिर इस समय जो आधुनिक, इस समय पारंपरिक नाट्य शैलियाँ, नाट्य रूप अभी हैं, उनका गहरा अध्ययन होकर एक एक करके जितना हो चुका है उसका दोहराने की जरूरत नहीं है, जो नहीं हो पाया है उसका दस्तावेजीकरण करके केवल कुछ पेज छाप देने से काम नहीं चलेगा, उसको देखना, प्रयोग करना और प्रयोग की बचाने की आवश्यकता है। इसके बिना उसकी गहराई को हम समझ नहीं सकते। हमारे भास्कर चंदावरकर बड़े अच्छे मित्र थे, उनसे मैंने एक बार बात किया तो सारी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया था संगीत को समझने के लिए। वो कहते थे त्रिपाठी, हमने सारी दुनिया का भ्रमण किया है, इसको समझा है। प्रयोग के लिए 3 तरह से हम प्रयोग को समझ सकते हैं, कैसे किया जाए। एक तो अब हमारे मित्र रहे नहीं, वह कारण कैसे उन्होंने बुंदेली और बुंदेलखंडी नाट्य संगीत का प्रयोग किया, उदाहरण नहीं, उनके प्रयोगों को देखिए और समझिए किस गहराई से वो संगीत को जानते थे और फिर किस गहराई से वो उसको उन्होंने प्रयोग किया। मालविकाग्नि मित्रम किया और उसमें वो जो प्रयोग किया तो वो अद्भुत हुआ। ऐसे ही विक्रमांगशीयम के 4थे अंक में कावलम नारायण पणकर ने संस्कृत में उसको किया। रतन श्याम ने मणिपुरी में किया और मणिपुरी लोक संगीत को संस्कृत नाट्य में ले आके आज कैसे कैसे किया जाए ये किया। मुझे भी उस समय अवसर मिला था 1981 में, तो मैंने कालिदास के विक्रमांगशीयम के 4थे अंक को जैसा वो है, जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृत, जहाँ प्राकृत है वहाँ प्राकृत,
जहाँ पर भ्रंश है वहाँ पर भ्रंश सबको रखते हुए सबका अध्ययन किया। उसमें स्वर्गीय बहन प्रेमलता शर्मा मेरे साथ उज्जैन में आके 1 महीने रही। पंडित ओम प्रकाश शर्मा उज्जैन के, वो लगातार साथ थे। हमारे मित्र डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य और प्रोफेसर श्रीनिवास रथ लगातार साथ थे। मैं भी उसमें कई रहा था, तो इसलिए वो अद्भुत प्रयोग हुआ। दुर्भाग्य है कि उसको सुरक्षित नहीं रखा गया, तो इसलिए अकूत और अपूर्व सामग्री सुरक्षित है अभी तक नष्ट होने के बाद। उसको अध्ययन करने की, दस्तावेजीकरण की, बोलने की और बचाने की, तो परंपरा और प्रयोग का एक अद्भुत सामंजस्य संगीत में बन पाएगा और वह पारंपरिक नाट्य में पारंपरिक संगीत में चलेगा।